So hello everyone. So today I will talk about कि how this UGC CSIR DBT exam is going to be merged और इसमें अब आपका सिलेबस जो आपका चेंज हुआ है वो कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा आपके अब न्यू एग्ज़ाम, जब भी आपका न्यू एग्ज़ाम होगा, अब जब नया एग्ज़ाम होगा तो उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मैं बस थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहती हूँ कि पहले जो DBT का जो एग्ज़ाम होता था वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता था जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बायोटेक से की हो, ठीक है। और जो आपका CSIR UGC था, ये वो स्टूडेंट्स दे सकते थे जो कि बॉटनी, जूलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर लाइफ साइंस, किसी भी लाइफ साइंस सब्जेक्ट से जो स्टूडेंट्स थे वो ये वाला एग्ज़ाम दे सकते थे। और बायोटेक के लिए एक्सक्लूसिवली DBT होता था। लेकिन अब क्या डिसाइड किया गया कि ये दोनों एग्ज़ाम्स को मर्ज कर दिया गया और अब स्टूडेंट्स जो हैं बायोटेक वाले बॉटनी, जूलॉजी और अदर बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस के सब्जेक्ट से ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसकी आपको पता है कि जो LS है, दैट मीन्स लेक्चररशिप, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो एज लिमिट। बट JRF की यहाँ पर आपको एज लिमिट दिखेगी। JRF की एज लिमिट कितनी है? 28। लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशंस हैं फॉर SC, ST, OBC एंड फीमेल्स, ठीक है। तो वो थोड़ी डिफरेंट है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज 28 है, पर LS की कोई भी एज लिमिट नहीं है। तो अब इन दोनों एग्ज़ाम्स को जब मर्ज कर दिया गया है तो इन दोनों के सिलेबस को में भी थोड़े बहुत, मतलब इसमें एक सिलेबस में भी चेंजेस किए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो शुरू के जो 4 आपके टॉपिक्स हैं वो तो सेम ही है जो आपका CSIR का सिलेबस हुआ करता था। जो फर्स्ट है वो आपका बायोमोलिक्यूल्स है, सेकंड आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड है आपका फंडामेंटल प्रोसेस एंड फोर्थ इज़ योर सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। फिर नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट एंड सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। ये दोनों भी आपके पहले से ही इस सिलेबस में इंक्लूडेड थे। इनफैक्ट इनहेरिटेंस बायोलॉजी भी आपकी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड सिलेबस में ऑलरेडी था। नेक्स्ट इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, ये भी आपका पहले से ही था बट स्टिल इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, तो इसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने के मिलेंगे, लेकिन 70 to 80% सिलेबस आपका सिमिलर है। फिर जो आपकी न्यू आपके सिलेबस जहाँ ज़्यादा ऐड हुए हैं, दिस इज़ बायो इन्फो, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। तो अब मैं आपसे इस बारे में भी ज़रूर बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपको अपना जो सिलेबस है वो कैसे अप्रोच करना है टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और स्टूडेंट्स, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि ये एग्ज़ाम अब और टफ़ हो गया है या अब आप इसको नहीं निकाल पाएंगे बिकॉज आप लाइफ साइंस या बॉटनी ज़ूलॉजी से हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि इसमें आपको 14 के 14 सब्जेक्ट्स पढ़ के जाने होते हैं। इसमें आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाने। अदरवाइज़ आप अपने जो आपके जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल टॉपिक्स हैं उसको ज़रूर कवर करके जाएं। तो वो टॉपिक्स भी मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको छोड़कर नहीं जाने हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे जो है आपका बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ अगर आपको कोई भी चेंजेस देखने को एज सच नहीं मिलेगा, ये पहले भी ऐसे ही थे, ठीक है। फिर अगर मैं सेकंड की बात करूँ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो ये माइक्रोबियल फिजियोलॉजी है ये ऐड हुई है, ये पहले नहीं थी। पहले आपका सेल वॉल ये सब था और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ आपका ये सब भी पहले था। ओपेरॉन, यूनिक, ये सब पहले आपके फंडामेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट थे, लेकिन अब इसमें डाल दिया है ओपेरॉन्स को, ठीक है। ये तो आपको वैसे भी करना था। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ये भी पहले से इसका पार्ट था, बस ये जो है दिस इज़ योर न्यू एडिशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल प्रोसेस की। DNA रेप्लिकेशन पहले से ही था, RNA सिंथेसिस पहले से ही था, प्रोटीन सिंथेसिस पहले से ही था, कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन जिसमें फाचस, आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ऐड हुआ है न्यू। कैसे? वैसे तो क्रोमैटिन इन जीन एक्सप्रेशन, जीन साइलेंसिंग, ये सब तो पहले से भी यहाँ से क्वेश्चंस आते थे आपके। मुझे लगता है कि जीन एक्सप्रेशन इन फाचस इन वायरस, दिस इज़ योर लाइक मोर न्यू। अदरवाइज़ ये तो आपके पहले से भी थे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते थे, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी सेलकॉम की,
सेल सिग्नलिंग, ये भी आपका पहले से ही था. सेलुलर कम्युनिकेशन भी पहले से था. इनेट इम्यून रिस्पॉन्स पूरा था. होस्ट पैथोजन इंट्रैक्शन, कैंसर, यस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, वैसे ये भी पहले से ही था, बस यहाँ पे ये प्लांट्स ऐड हुआ है. प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग एंड सेनेसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो आई थिंक ये ऐड हुआ है एंड दिस इज़ न्यू. यस, दिस इज़ न्यू बिकॉज ये प्लांट गेमेटोफाइट डेवलपमेंट के ऊपर है, तो दिस इज़ न्यू. यस. नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी, तो ये इसमें आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सारे चीज़ें यही हैं, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है गाइस. सिस्टम फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, इसमें भी कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं. अदर देन दिस, आई थिंक दिस इज़ न्यू. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो न्यू. ठीक है, तो दो ही आपके टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं एनिमल फिजियोलॉजी में. नेक्स्ट, कमिंग टू इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो इसमें भी मुझे कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है. बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है. अगर एक दो टॉपिक्स बस एज से इसमें ऐड हुए होंगे, अदरवाइज मुझे इसमें चेंजेस नहीं मिल रहे हैं. नेक्स्ट, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, आई थिंक इसमें चेंजेस हैं. येस, नाउ ये प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ये सब तो पहले से ही था. माइक्रोबियल लाइफ, आई थिंक दिस इज़ न्यू. ठीक है. उसके बाद नाउ कमिंग इनटू द इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, तो ये एक्ट एंड पॉलिसीज न्यू. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, दिस इज ऑल्सो न्यू. नाउ कमिंग ऑन टू द बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जो कोर बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी, लाइफ साइंस. पर ये बायोटेक्नोलॉजी वालों के लिए इजी होगा. बट स्टिल बाकी लोगों को, जो बॉटनी ज़ूलॉजी वाले लोग हैं, प्लीज़ आप इसको देख के परेशान मत हो. आपका फिर भी, अगर आप इस टॉपिक को अगर आप छोड़कर भी जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है. लेकिन मैं आपको बिल्कुल इसमें से वो भी कुछ टॉपिक्स जो आपके बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, जहाँ से बिल्कुल डेफिनेशंस पूछ ली जाएंगी, वो मैं आपको कराने की कोशिश करूँगी अपने चैनल के थ्रू. तो मैं बस आपसे अभी फ़िलहाल इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप परेशान मत हो, अभी आप चिंता मत करो. आप सिलेबस जो एग्ज़ाम है ये आप निकाल लेंगे. 12th, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, तो ये मैं पहले ही बता दूँ बॉटनी और ज़ूलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि ये बायोटेक वालों के लिए भी ईजी नहीं होता. ठीक है, ये बायोटेक वालों के लिए भी ईजी नहीं होता. ठीक है, तो इसमें से भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं. तो वो जो ईजी टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको ज़रूर करा दूँगी, जो कि मैं बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट बनाऊँगी, बहुत लंबे 1-2 घंटे वाले नहीं बनाऊँगी. इट विल बी वेरी 20 मिनट्स और 25 मिनट्स का वीडियो होगा, जिसमें आपका एक एक टॉपिक कवर हो जाएगा. ठीक है. फिर आते हैं एडवांसेस इन बायोटेक, तो ये तो आई थिंक पहले से ही आपका था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो छोड़कर किसी भी हालत में आपको नहीं जाना है. ठीक है. फिर आई थिंक दिस इज़ योर न्यू, ये आपका न्यू है, जिसमें से भी पहले भी ये सब था. फास्ट डिस्प्ले था, ये सब था ऑलरेडी. ठीक है. बट आई थिंक दिस कंप्लीट इज़ न्यू. दिस इज़ ऑल्सो न्यू. दिस इज़ ऑल्सो न्यू. ये भी आपका न्यू, ये मतलब ये कम्प्लीटली न्यू है. और लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. इसकी मैं वीडियोस, बहुत ही शॉर्ट वीडियोस, 10 मिनट्स, 12 मिनट्स ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी, और आपका पूरा एक एक टॉपिक, आपका जैसे इस तरीके का ये टॉपिक है, ये आपका मैं पूरा 25 मिनट्स टू 30 मिनट्स के एक वीडियो में कंप्लीट करा दूँगी. और वहाँ से आप देखिएगा कि आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे CSIR में. तो बस आपको मतलब परेशान नहीं होना है. आपको बस लर्निंग के लिए, न्यू चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा और ख़ुद को एक्टिवली पुश करना है. क्योंकि देखिए, अगर आप JRF निकाल रहे हैं तो आप PhD करने ही तो जाएंगे. तो PhD में क्या होता है, ऐसा नहीं होगा कि जो अभी तक आपने BSc MSc में किया है वही करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला. PhD इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम BSc एंड MSc, दैट व्हाट यू डिड इन योर दिस. तो आपको सीखने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि PhD में आप टेक्निक सीखेंगे. ठीक है. तो डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या टेक्निक्स यूज़ हो रहा है, ये आपको आना चाहिए.
तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है. आई विल मेक वीडियोज़ एंड यू विल गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम फॉर श्योर. नाउ कमिंग ऑन टू द मेथड्स इन बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक आपके पहले से भी ऑलरेडी यूनिट 13 के पार्ट हुआ करते थे. ठीक है, जैसे ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें तो मुझे कुछ चेंजेस, कंपैरेटिव ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, रेडियो लेबलिंग, हिस्टोकेमिकल टेक्निक्स नहीं दिख रहे हैं. आई थिंक यस दिस इज, नहीं ये भी आपका पहले से ही था, ये भी पहले से था. आई थिंक यस ये वाला, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू. तो थोड़े बहुत चेंजेस हैं आपके लास्ट के 4-5 यूनिट्स में, अदरवाइज इट्स मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट इट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड. ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है. यू विल गेट थ्रू दिस एग्ज़ाम. जस्ट स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ एंड यू विल गेट दिस फेलोशिप. तो इस फेलोशिप में अमाउंट कितना मिलता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द अमाउंट दैट यू विल गेट व्हेन यू विल गेट दी JRF. ठीक है, तो इसमें क्या होता है वो मैं आपको एकदम क्लियर से बता देती हूँ कि इसमें जो UGC है, जो CSIR है, वो DBT, ये 3 अलग फंडिंग एजेंसी है, UGC, CSIR एंड DBT. तो जब आपका JRF निकलेगा तो किसी स्टूडेंट को मिलेगा UGC JRF, किसी स्टूडेंट को मिलेगा CSIR JRF और किसी को मिलेगा DBT JRF. ठीक है, अब वो कैसे डिपेंड करेगा कि किस स्टूडेंट को UGC मिलेगा या किसको CSIR या किसको DBT, ये कम्प्लीटली रैंडम प्रोसेस होता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको UGC मिल रहा है, किसको DBT या किसको CSIR. फेलोशिप सभी की सिमिलर है. तो जब आप JRF रहेंगे फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स, तब आपको मिलते हैं 37,000 इन दोनों में भी. ठीक है, प्लस 27% HRA. अब जो HRA भी है ना, ये भी डिफरेंट होता है. HRA X, Y, Z, ये 3 सिटीज़ के उस जो सिटीज़ होती हैं हमारी, वो XYZ कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है. उसके बेसिस पे आपको HRA मिलता है. अगर आपका X है तो Y है और Z है. तो इन तीनों का कुछ इस तरीके से डिवीजन होता है कि इट्स लाइक 27%, 24% एंड 18%. इन तीनों परसेंट के अकॉर्डिंग आपको HRA मिलता है. ठीक है, फिर जब आप SRF हो जाएंगे आफ्टर द सेकेंड ईयर कंप्लीशन, मतलब थर्ड ईयर जब में आ जाएंगे आप, तब आपको मिलेगा 42,000 प्लस HRA. ठीक है, सो दिस विल बी योर फाइनेंसेस व्हेन यू विल ज्वाइन द PhD. ऑल्सो यू विल गेट द कंटिजेंसी. अब कंटिजेंसी क्या होती है? तो कंटिजेंसी वो अमाउंट होगा जो आप यूज़ करेंगे अपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए ड्यूरिंग योर PhD कोर्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए, फॉर बुक्स, फॉर प्रिंटिंग मटेरियल जो भी आपका प्रिंट लगेगा, या फिर अपनी थीसिस बाइंडिंग के लिए जो एंड में आपका होगा. ठीक है, तो ये और जो जैसे अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए या हार्ड ड्राइव चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको कंटिजेंसी मिलती है. तो वो कितनी मिलती है? तो वो कंटिजेंसी जो होती है उसमें हमारा डिफरेंस होता है. तो UGC में इट्स एंड CSIR और DBT में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है. 10,000 रुपीज़ DBT वालों को ज़्यादा मिलता है. ठीक है, बाकियों का अमाउंट अभी मुझे याद नहीं आ रहा. आई थिंक इट्स 30,000 पर ईयर. और ये भी आपका JRF और SRF में चेंज होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है. बट ये मुझे पता है कि जो DBT का जो कंटिजेंसी है दैट इज़ 10,000 मोर देन UGC एंड CSIR प्लस. तो जो ये कंटिजेंसी होती है, ये क्योंकि मेरा UGC का था JRF, तो मुझे जो कंटिजेंसी थी वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आती थी. पर जो बाकी स्टूडेंट्स होते थे जिनकी कंटिजेंसी, जिनको जो JRF है वो CSIR या DBT था, उनको ये उनके अकाउंट में ना जाके बल्कि इंस्टीट्यूट के अकाउंट में जाती है. ठीक है, तो ये किसके अकाउंट में जाएगी? इंस्टीट्यूट के. वो बस आपको फिर आपको जब आपको यूज़ करना होता है तो आप अपने इंस्टीट्यूट को एक लेटर लिखते हैं और फिर आपको वो अमाउंट आपको दे दिया जाता है कि ठीक है आप अपने कंटिजेंसी का ये अमाउंट यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपका UGC JRF निकलता है तो आपका जो कंटिजेंसी है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा. ठीक है, उसका जस्ट आपको फिर प्रूफ प्रोवाइड करना होगा अपने इंस्टीट्यूट को कि आपने उस पैसे का क्या इस्तेमाल किया है. ठीक है,
तो ये सारा मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपका फाइनेंसेस कैसा रहेगा, और इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए जो हमारा सिलेबस में क्या क्या चेंजेस है वो सब मैंने बताया है, ठीक है। और आगे की वीडियोस भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए मैं बस आपको ये बोलूँगी कि स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ, ठीक है। आपका ये एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।